Hello everyone, welcome back to my channel. Myself is Shirastogi and I am here for Business Studies and Economics of Class 12. I hope आप सबने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और अगर अभी तक नहीं करा है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन आपको ताकि सभी नोटिफिकेशंस इजली अवेलेबल हो जाएंगे। एंड अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। हमने पार्ट फर्स्ट में चैप्टर 2 पार्ट फर्स्ट में हमने फेयोल्स के 7 प्रिंसिपल्स अच्छे से समझ लिए थे एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग समझ लिया था, उसके नेचर क्या होते हैं वो समझ लिया था। अब हम फेयोल के लास्ट 7 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे क्योंकि फेयोल ने हमारे 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। फेयोल के प्रिंसिपल्स को जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं और इनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बोर्ड्स पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता ही है। सो आप अच्छे से ये कर लीजिएगा। सो अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप पहले वो देख लीजिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। और अब हम सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ सेंट्रलाइजेशन? सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी पावर है, जो भी अथॉरिटी है, जो भी डिसीजन मेकिंग की पावर है वो सिर्फ टॉप लेवल के पास है। सेंट्रलाइजेशन में अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड है तो उसमें क्या होगा, जितने भी डिसीजंस होंगे या जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज़ हैं वो सिर्फ टॉप लेवल ही बनाएगा, टॉप मैनेजमेंट ही बनाएगा। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पावर क्या होती है, हर लेवल पे होती है, मैनेजमेंट के हर लेवल के पास पावर होगी। सो फेयोल कहते हैं कि ना तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, ना ही डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, बल्कि मिक्सचर होना चाहिए दोनों का। क्यों? क्योंकि अगर सेंट्रलाइज्ड होगी, सिर्फ पावर टॉप लेवल के पास होगी तो एम्प्लॉयज़ इफेक्टिवली वर्क नहीं करेंगे, ना उनको मोटिवेशन मिलेगा और वो अपने गोल्स को अचीव करने लगेंगे। और अगर डिसेंट्रलाइज्ड होगी तो एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, मोटिवेटेड भी रहेंगे, उनके पास थोड़ी बहुत पावर होगी, लेकिन उससे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग जल्दी नहीं होगी। तो दोनों के मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। दैट्स वाई फेयोल कहते हैं कि ना तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, ना ही डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए दोनों ही ज़रूरी हैं। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर आता है हमारे स्केलर चेन। स्केलर चेन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको MI लिख के मार्क कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, ये बोर्ड्स में आता ही आता है 101%। इससे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। स्केलर चेन का मतलब होता है कि लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर्स। ये लाइन सुपीरियर्स से चलती है, हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक, मतलब हाईएस्ट से लोएस्ट रैंक पे चलती है। इसमें जिसके पास कम पावर होती है ये लाइन वैसे वैसे नीचे आती है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ABC मैंने ये बनाया है। सो इस स्केलर चेन के अगर हिसाब से हम देखेंगे, सो ये 2 ग्रुप बटे हुए हैं, ये दोनों ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। ए के पास ज़्यादा पावर है। अगर ई को कोई बात कहनी है जे से तो उसे पूरा ये रूट फॉलो करना पड़ेगा। पहले डी को बतानी पड़ेगी, सी को, बी को, ए को, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं कि कोई भी छूटना नहीं चाहिए। ये हर पॉइंट से पास होनी चाहिए, हर एम्प्लॉय को इस बारे में पता होना चाहिए जो भी बात इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रही है। इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन गैप नहीं आएगा और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज नहीं होंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और अगर कोई इमरजेंसी वाली न्यूज़ है तो वो पहुंचने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए हमें एक शॉर्टकट दिया गया है फॉर इमरजेंसी, जिसको हम गैंग प्लैंक बोलते हैं। इसको हम यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास इमरजेंसी होगी, ठीक है। अब अगर ई को कोई बात कहनी है जे से तो उसे पूरा रूट फॉलो करना पड़ेगा। ई को डी को बताना पड़ेगा, फिर सी को, बी को, ए को, फिर जी को, एच को। इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर इमरजेंसी है तो गैंग प्लैंक का यूज़ करके ई डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है जे से, बट सिर्फ इमरजेंसी में, क्योंकि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा होगा तभी, या फिर ऑर्गेनाइजेशन की कोई प्रॉफिट की बात है, कोई लॉस की बात है, तो वो अच्छे से इमरजेंसी के टाइम पे ही गैंग प्लैंक का यूज़ कर सकते हैं, वरना स्केलर चेन फुली यूज होगी। यही फेयोल कहते हैं स्केलर चेन के थ्रू। सो नाउ अब आता है हमारा ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ऑर्डर का मतलब कमांड से नहीं है कि कोई किसी को कमांड दे रहा है कि तुम ये काम करो या तुम वो काम करो। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब है कि हर चीज़, हर मटेरियल, हर मैन का एक फिक्स्ड प्लेस होना चाहिए। जैसे कि अगर कभी बहुत जल्दी से हमें कोई भी चीज़ ढूंढनी, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मटेरियल है,
तो अब हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? सो उसके लिए एक परफेक्ट इलेक्ट्रीशियन वाला बोर्ड बना होना चाहिए, वहाँ पे सब वैसा ही सामान हो। अगर हमें किसी पर्सन को ढूंढना है, जैसे कि किसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन मैनेजर को ढूंढना है, तो हम प्रोडक्शन मैनेजर को पूरी ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ी ढूंढते फिरेंगे। उसका एक कैबिन होना चाहिए जिससे हम जल्दी से जाके उसके कैबिन में जाके उससे बात कर सकें। सो ये है ऑर्डर का मतलब कि हर चीज़ का, हर मैन का, मटेरियल का एक फिक्स्ड प्लेस होना चाहिए ताकि हमारा टाइम बचे और उस टाइम को हम अपने प्रोडक्ट्स को बनाने में यूज़ कर सकें। देन आता है हमारा इक्विटी। इक्विटी मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे काइंड एंड फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए एम्प्लॉयज़ के साथ में, मतलब कोई बुरा बर्ताव नहीं होना चाहिए। सबको जैसे रिस्पेक्ट मिलती है वैसे ही एम्प्लॉयज़ को मिलनी चाहिए, सो दैट जिसकी एम्प्लॉयज़ के होंगे अपना मैक्सिमम एफर्ट्स लगा पाएंगे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में और मोटिवेटेड रहेंगे। लेकिन अगर मैनेजर बायस्ड होगा, वो एक एम्प्लॉयज़ जो कि उसकी चापलूसी करता है या उसको मतलब अच्छे से ट्रीट करता है या फिर उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है, उसको मतलब कोई अच्छी जॉब दे, मतलब अच्छी सैलरी देगा और दूसरे को नहीं देगा, तो क्या होगा, इससे उस दूसरे को बुरा लगेगा और वो अपनी टीम बना के और कोऑर्डिनेशन में क्या कर देगा, सबको ये बताएगा कि ये हमारा मैनेजर बायस्ड है, ना वो हम अच्छे से सैलरी देता है, बस जो उसकी तारीफ़ करेगा वो उसे सैलरी देगा। सो मैनेजर बायस्ड नहीं होना चाहिए, और अब जब वो बायस्ड नहीं होगा तो एम्प्लॉयज़ के होंगे मोटिवेटेड रहेंगे। ये होता है इक्विटी का मतलब। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें इक्वल सैलरी दें पियून और मैनेजर को। इसका मतलब होता है कि जस्ट फेयर ट्रीटमेंट करें पियून के साथ भी और मैनेजर के साथ भी। फिर आता है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। ये क्या है, इसमें जो है फेयर कहते हैं कि हमारे फ्रीक्वेंट टर्मिनेशंस नहीं होने चाहिए, ट्रांसफर्स नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि एम्प्लॉय को काम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम सीखने में टाइम लगता है। अब वही काम वो छोड़ के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा तो उसे वहाँ भी उतना ही टाइम लगेगा, तो इससे क्या होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का भी लॉस होगा और उस एम्प्लॉय का भी। इसलिए जहाँ वो काम कर रहे हो उसे वहीं काम करने देना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वो ज़्यादा एफर्ट्स लगा पाएगा और उसे अपनी जॉब सिक्योरिटी रहेगी, फीलिंग रहेगी कि जॉब उसकी सिक्योर है। अगर जॉब इनसिक्योरिटी रहेगी तो क्या होगा, वो वर्क ही नहीं कर पाएगा और उसका ध्यान वहीं जाता रहेगा। इसलिए जॉब सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी चाहिए एम्प्लॉयज़ को। फिर आता है हमारा इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है कि अपनी सेल्फ मोटिवेशन की तरफ एक पहला कदम लेना। मतलब कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिसीजन मेकिंग हो रही है तो हम भी अपने प्लान्स जाके मैनेजर को सुनाएं। हमें भी अपने आप को इनकरेज करना चाहिए कि हमारे अंदर भी इतना टैलेंट है कि हमारे प्लान्स भी अच्छे हो सकते हैं, तो हमें जाके वो मैनेजर को सुनाना चाहिए। और मैनेजर का ये फ़र्ज़ बनता है कि मैनेजर को एम्प्लॉयज़ के प्लान्स को सुनना चाहिए जब तक प्लान नहीं बनाओ। लेकिन जब एक बार प्लान बन गया हो तो एम्प्लॉयज़ को वही प्लान फॉलो करना है। इसका मतलब डिसोबीडियंस नहीं होता है कि वो लोग प्लान फॉलो नहीं करेंगे। इसका मतलब होता है कि तुम उनसे पहले जाके अपना प्लान उन्हें बता दो ताकि वो कुछ आइडियाज़ ले सकें। देन आता है हमारा एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स क्या होता है, मैनेजर मस्ट इनकरेज। एक मैनेजर को अपने इनकरेज भी करना चाहिए, प्रमोट भी करना चाहिए टीम स्पिरिट को, हार्मोनी को और यूनिटी को। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक से नहीं हमसे बन जाएगी। इससे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, कोऑपरेशन होगा ऑर्गेनाइजेशन में। तो फिर क्या होगा, एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, बहुत अच्छे से एफर्टली वर्क करेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे। और जब मैनेजर आई को मतलब कि सारा काम उसने खुद नहीं वी से रिप्लेस कर देगा कि ये काम हमने करा है, तो इससे क्या होगा, उनमें म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ेगा और बिलोंगिंगनेस बढ़ेगी। इससे क्या होगा कि मतलब ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा वर्कर्स को कि हमारा मैनेजर इतना अच्छा है, वो सिर्फ खुद क्रेडिट नहीं ले रहा है, हमें भी दे रहा है। तो एस्पिरिट डी कॉर्प्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स पर्पज़ के लिए। इसको भी आप स्टार बना के मार्क कर सकते हैं, अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। सो आई होप आपको हेनरी फेयल्स के 14 प्रिंसिपल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो नाउ अब हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे जो कि फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने दिए हैं। ये कौन थे? ये अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे जो कि फादर ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जाने जाते हैं। ये आप अच्छे से मार्क कर लीजिएगा, 1 मार्क में पूछ सकते हैं। हु वाज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? देयर आर F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, एंड हु हैज़ गिवन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? सो हेनरी फेयल, ठीक है, आप ये याद रखिएगा, ये 1 मार्क में आपसे पूछ सकते हैं। इनके F.W. टेलर के अकॉर्डिंग क्या थी साइंटिफिक मैनेजमेंट? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट एक आर्ट है
जो कि बताती है एग्जैक्टली कि तुम क्या चाहते हो, व्हाट यू वांट टू डू, तुम क्या करना चाहते हो, एंड देन सीइंग, एंड फिर उसके बाद देखना कि तुम उस काम को कैसे बेस्ट और चीपेस्ट वे में कर सकते हो। वो हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू, तुम क्या करना चाहते हो, एंड देन सीइंग दैट हाउ यू डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे, कि तुम उसे कैसे चीपेस्ट वे में और बेस्ट वे में कर सकते हो। वो हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट होती है। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट के 4 प्रिंसिपल्स होते हैं। ये मैंने क्रेयॉन से करा है, लेकिन आप इसे पेंसिल से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। सो 4 प्रिंसिपल्स होते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। सबसे पहला होता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका क्या मतलब है? साइंस का मतलब होता है, कहना चाहते हैं कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो साइंटिफिक इंक्वायरी पे बेस्ड होनी चाहिए, रूल ऑफ थंब पे बेस्ड नहीं होनी चाहिए। साइंटिफिक इंक्वायरी का क्या मतलब है? आपने देखा होगा कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉज एंड इफेक्ट पे बेस्ड होते हैं, एंड हमें अपने काम को कैसे करना है ये सब हमारा साइंस में आ जाता है, बिल्कुल एक्यूरेट। लेकिन रूल ऑफ थंब क्या होता है? ये डिक्टेटरशिप होती है। डिक्टेटरशिप होती है मैनेजर की कि अगर ये काम हो गया तो सही है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हिट एंड मिस मेथड। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमें साइंस की तरह वर्क करना चाहिए। सारे जितने भी मेथड्स हम यूज़ करें वो बहुत अच्छे से होने, और हमें ऐसा मेथड यूज़ करना चाहिए जो कि हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी भी प्रोवाइड करे और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोवाइड करे। सो यही होती है हमारी साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि मतलब सब कुछ एक्यूरेटली डन होना चाहिए। ये नहीं कि हिट एंड मिस मेथड पे या एक्सपीरियंस पे है कि अगर हो गया तो सही है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना हम अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। सेकंड आता है हमारा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी और नॉट डिस्कॉर्ड, और जो हमारा कॉपरेशन और इंडिविजुअलिज्म है ये दोनों सेम ही है, लेकिन हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड जो होता है वो थॉट वर्क है, लेकिन कॉपरेशन जो होता है वो प्रैक्टिकल वर्क होता है। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में अकॉर्डिंग ये FW टेलर कहना चाहते हैं कि हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क या जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं वो हार्मनी के साथ करनी चाहिए, शांति के साथ करनी चाहिए, उनमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 2 ग्रुप बटे हुए होते हैं, एक सुपीरियर्स का, एक सबॉर्डिनेट्स का। सुपीरियर को लगता है कि हमारे सबॉर्डिनेट वर्क नहीं कर रहे हैं, और सबॉर्डिनेट को लगता है कि हमारे सुपीरियर हमें बहुत सारा वर्क दे देते हैं और उतनी सैलरी नहीं देते। सो उन दोनों को, अपने दोनों सुपीरियर लेवल को भी और सबॉर्डिनेट लेवल को भी, दोनों को एक दूसरे के लिए क्या करनी है? मेंटल रेवोल्यूशन करना है। मतलब उनकी जो भी थिंकिंग है अकॉर्डिंग वो चेंज करनी पड़ेगी, तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से अपने गोल्स को अचीव कर पाएगी, वरना नहीं कर पाएगी। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म जो है वह एक्सटेंशन है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का। यहाँ पे कहते हैं कि मैनेजर को वर्कर्स को कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करना चाहिए कि हम मतलब उनके साथ मतलब उनको रीज़नेबल सैलरी प्रोवाइड करेंगे, जितनी वो कर करते हैं उतनी ही प्रोवाइड करेंगे। मैनेजर और सबॉर्डिनेट्स के बीच में क्या होना चाहिए? एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एंड दोनों ही ग्रुप्स को कोऑपरेशन में वर्क करना है। एंड जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में टारगेट या स्टैंडर्ड से सेट हो तो एक बार मीटिंग में या मतलब कैसे भी वो एम्प्लॉयज़ को भी इंक्लूड करें, ताकि एम्प्लॉयज़ क्या होंगे वो उन्हें भी पता होगा कि उन्हें अपने स्टैंडर्ड्स को अचीव करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, और इससे वो मोटिवेटेड भी रहेंगे कि हमारे मैनेजर्स ने हमारे साथ अच्छा मतलब इतना अच्छा बिहेव किया है। सो हमें भी अपने एफिशिएंटली और अपने मैक्सिमम एफर्ट्स लगा के ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना है। सो लास्ट आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसका मतलब क्या होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी है वो हमारी एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि जैसा वो वर्क करेंगे उसी से हमारी इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी पता चलेगी, तभी हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। और वर्कर्स की एफिशिएंसी जो होती है वो उनकी ट्रेनिंग या डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। जब भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन हो उनके क्वालिफिकेशन पे बेस पे, तो उनको ट्रेनिंग के लिए ज़रूर भेजना चाहिए। इससे क्या होगा, जब उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी और अपने गोल्स को अच्छे से अचीव कर पाएंगे। सो यही थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा इसका बस पार्ट 3 बचा है, जिसमें हम टेक्निक्स ऑफ टेलर को पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने अभी तक नहीं। इसके नोट्स आपको मेरे इंस्टाग्राम ID पे मिल जाएंगे, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और फिर हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इसकी केस स्टडीज़ भी मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।